हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, अभी हम लोग जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे क्लास 11 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का जो चैप्टर है, मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है तुम लोगों का, जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग अकाउंटेंसी में, हाँ उसके ऊपर ही हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका जो एक पार्ट है एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो पार्ट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ओके, और इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे क्लास किया। ओके, ऑलरेडी ख़त्म हो रहा है ये चैप्टर। ठीक है, क्या हम लोगों ने जो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, एंड देन हम लोगों ने अकाउंटिंग क्या होता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। ओके, तो ये जो बच्चा अभी तक तुम लोग में से नहीं देखा, तो मस्ट भी जाके वो प्लेलिस्ट है। ओके, ये यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। हम लोगों का जो चैनल है इसी चैनल पर तुम लोगों को क्या होगा, ये क्लास वगैरह पूरा मिल जाएगा। ठीक है, पूरा डिटेल डिस्कस हुआ वहाँ पर। एंड जो भी मतलब वहाँ पर पीपीटी में लिखा रहेगा वीडियो में, मस्ट भी वो नोट डाउन भी कर लेना। ओके, एंड और उसका एक प्लेलिस्ट भी चल रहा है वहाँ पर अकाउंट्स फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो उसका जो फर्स्ट जो सीरीज प्लेलिस्ट चल रहा है वहाँ पर एक प्ले सीरीज होगा, देखना, बेसिक अकाउंटिंग टर्म, मस्ट भी जाके वो भी देखना। तो वहाँ पर भी मतलब बेसिक अकाउंट जो नया नया टर्म आता है अकाउंटिंग में, ठीक है ना, वो भी समझोगे। क्या होता है परचेजेस, क्या होता है एक्सपेंसेस, रेवेन्यू क्या होता है, ठीक है ना, सेल्स क्या होता है, गुड्स कौन किसको कहते हैं, तो या गुड्स क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोगों ने भी डिस्कस किया। ओके, वो भी मस्ट भी देखना। एंड देन अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और ऑलरेडी हम लोगों ने जो क्या देखा कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी फर्म में जो अकाउंटिंग मेथड्स होता है, नॉर्मली दो तरह की होता है। एक क्या होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और एक क्या होता है एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो कैश होता है। देखो, एक है क्या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशनली, और एक है क्या एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बट इन मॉडर्न लैंग्वेज हम लोग और भी एक क्लासीफाई किया इसको, क्या और एक बनाया जिसको हाइब्रिड बेसिस कहते हैं। हाइब्रिड में क्या होगा, कैश बेसिस एंड एक्रुअल बेसिस का मिक्सअप होगा। ओके, हाइब्रिड में क्या होगा, कैश बेसिस एंड एक्रुअल बेसिस का हाइब्रिड होगा। मतलब हाइब्रिड में इस कैश बेसिस और एक्रुअल बेसिस का जो मिक्सअप है वो हाइब्रिड में आ जाएगा। तो हम लोग उसका भी डिस्कस करेंगे। और अभी जो कौन सी करेंगे, एक्रुअल बेसिस, एक्रुअल मर्सेंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब जो बिजनेस फार्म है उसका। ओके, ओके, और जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता है, कैश बेसिस मतलब जो ट्रांजेक्शन जिसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन, जिसमें क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ द कैश बेसिस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। मतलब जब कैश पेमेंट होगा तब, मतलब रिसीव्ड होगा या पेमेंट होगा, ओके, तभी जस्ट उसको ही हम लोग कंसिडर करें। मतलब कैश का इनफ्लो एंड कैश का जो आउटफ्लो होगा उसको ही हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग कंसिडर करेंगे, अदरवाइज कुछ हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, क्लियर। सो इसको मतलब याद रखो। तो बट फार्म में क्या होता है, किसी भी फार्म में, किसी भी फाइनेंशियल फार्म में क्या होता है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होता है, वहाँ पर क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी होता है एंड एज वेल एज कैश ट्रांजेक्शन्स भी होता है। बट कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्या होता है, जिस भी फार्म, जो छोटा फार्म है, सपोज मान लो कि चाय की दुकान है, या स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल बिजनेस फार्म है, या जो एनजीओ है, हाँ ओके, या क्लब, स्कूल, कॉलेज है, जो जो इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो लोग क्या करते हैं, वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन क्या, मतलब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। वहाँ पर क्रेडिट बेस मतलब एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग को मेंटेन नहीं करते। क्यों, मैक्सिमम वहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स होता है वो ट्रांजेक्शन कैश बेसिस में ही होता है। सो दैट तो वो फार्म जो फार्म है ना, तो वो फार्म क्या करते हैं, कैश बेसिस को कंसिडर करते हैं। बट इसमें क्या होता है, एक्चुअल जो रिजल्ट होना चाहिए था, जो सरप्लस या प्रॉफिट या डेफिसिट या लॉस, वो मतलब एग्जैक्ट एक्चुअल रिजल्ट नहीं आते। क्यों, यहाँ पर हम लोग जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे, कंसिडर नहीं कर रहे। ओके, कैश बेसिस पर। तो ये मेन प्रॉब्लम था। ठीक है, तो इसके लिए ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना तो होगा। तो इसके लिए एक अलग से मेथड से, दैट मेथड्स कौन से मेथड से, वो है एक्रुअल बेसिस मेथड्स। ओके,
एक्रोल बेसिस मेथड्स। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्रोल बेसिस मेथड्स में क्या होता है कि कैश ट्रांजेक्शन भी यहाँ पर कंसिडर होगा एंड एज वेल एज उसके साथ क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी कंसिडर होगा। कैश ट्रांजेक्शन भी कंसिडर होगा एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी कंसिडर होगा। ओके, सो देखो क्या बोला कि A business can earn income today, receive cash tomorrow, and still report the income today under accrual accounting। मतलब क्या बोला देखो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि जैसे कि कैश बेसिस में क्या होता है, जब कैश रिसीव्ड होता है, मतलब जिस मंथ में या जिस ईयर में कैश रिसीव्ड होगा, हम लोग या कैश पेमेंट करेंगे, मतलब कैश का आउटफ्लो होगा या कैश का इनफ्लो होगा, मतलब जिस मंथ में होगा या जिस ईयर में होगा या जिस डेट में होगा, उसी डेट का, उसी मंथ का, उसी ईयर का हम लोग क्या करेंगे, उसी इनफ्लो एंड आउटफ्लो को, कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। मतलब सपोज मान लो किसी कोई इनकम हुआ, मतलब कोई ट्रांजेक्शन्स हुआ मान लो कि 2025 में, बट उसका पेमेंट उस साल नहीं हुआ, तो उसका जो पेमेंट हुआ वो कब हुआ, वो 2026 में हुआ। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, 2026 को ही मतलब 2026 का रेवेन्यू दिखा के इसको मतलब दिखा दिया। मतलब मान लो कि एग्जांपल, जैसे कि सपोज मान लो यहाँ पर ऑलरेडी एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया, जैसे कि सपोज क्या बोला कि ए बिजनेसमैन सोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 ऑन क्रेडिट इन दिसंबर 2025 एंड रिसीव्ड इन द पेमेंट इन जनवरी 2026। तो मतलब उनका जो सेल्स हुआ वो कब हुआ, 2025 में हुआ, बट उसका जो पेमेंट रिसीव्ड हुआ वो कब हुआ, वो पेमेंट रिसीव्ड हुआ 2026 में। तो वहाँ पर क्या किया, तो वहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड हुआ, जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड हुआ, तो रेवेन्यू का रिकॉर्ड कहाँ किया, रेवेन्यू का रिकॉर्ड 2026 में किया। ओके, सेम लाइक दैट पेमेंट के लिए, पेमेंट के टाइम पर भी मतलब कैश बेसिस में, मतलब ये चीज़ होता है कि कैश बेसिस में क्या होता है, जिस टाइम पर कैश आउटफ्लो होगा, मतलब कैश आउट होगा फार्म से, या जिस टाइम पर कैश इन होगा फार्म में, ओके इनफ्लो होगा, तो जस्ट उसका इफेक्ट, मतलब जो कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो जो होगा वो चीज़ हम लोग कब देखेंगे, जिस टाइम पर हो रहा है उस टाइम का। मतलब एडवांस भी होगा, तो जब हो एडवांस, मतलब 7 के लिए हम लोग पेमेंट करें, बट इसको हम लोग 2026 का एक्सपेंसेस दिखा के पेमेंट में रखेंगे। ओके, एंड देन जो सपोज मान लो 25 में जो या 24 में जो हम लोगों ने सपोज मान लो कोई सामान बेचा था, तो उसका पैसा वापस उस टाइम पर नहीं मिला, तो उसका पैसा कब मिला, 26 में। तो यहाँ पर हम लोग ये 24 का या 25 का इनकम नहीं दिखाएंगे, इसका ये जो इनकम है ये 2026 का इनकम दिखाएंगे। ओके, तो ये होता है कैश बेसिस अकाउंटिंग। बट ये तो मेन प्रॉब्लम है। बट ये जो प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए, मतलब इससे क्या होता है, जो एक्चुअल ईयर होता है, मतलब एक्चुअल ईयर में या एक्चुअल मंथ में कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो हम लोगों को पता नहीं। क्यों, वो जो 2025 में हम लोगों ने सामान बेचा था, गुड्स बेचा था, उसका पेमेंट हम लोगों ने 2026 को हम लोगों को रिसीव हुआ। बट ये जो 26 में रिसीव हुआ, वही अमाउंट हम लोगों ने क्या किया, इसको 2026 का इनकम या रेवेन्यू दिखा दिया। ओके, तो एक्चुअली इसका जो ट्रीटमेंट हुआ या इसका जो ट्रांजेक्शन एक्टिविटी हुआ, वो कब हुआ, 2025 में हुआ। बट जो 2025 में इसको हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया, तो इसको कंसिडर कब किया, 2025 में हम लोगों ने इसको कंसिडर नहीं किया, कब किया, 2026 में कंसिडर किया। तो ये तो मेन बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। ओके ना, क्या है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। क्लियर है। तो मतलब 25 का एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट होगा वो हम लोगों को पता नहीं, या 25 का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। जस्ट क्या होगा, उस साल जितना कैश रिसीव्ड हुआ या उस साल जितना कैश पेमेंट हुआ, उसका ही हम लोगों को हिसाब मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, एक्रुअल बेसिस में क्या होगा, एक्रुअल बेसिस में जिस टाइम पर ट्रांजेक्शन्स होगा, या क्रेडिट में या हो या कैश में हो, उस टाइम को ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्रुअल बेसिस पर कंसिडर करेंगे। क्लियर है। सो अंडर द ये स्टेटमेंट है। ओके, अंडर द एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग all transactions relating to a particular accounting period whether cash or credit are recorded for determining profit or loss। मतलब क्या बोला, अंडर द एक्रुअल बेसिस, जो एक्रुअल बेसिस होता है वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो कैश भी आ जाएगा, क्रेडिट भी आ जाए। ओके, सो ऑल ट्रांजेक्शन, जितना भी ट्रांजेक्शन
ओके, रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड मतलब सपोज मान लो अभी 2026 चल रहा है, तो 2026 में जो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होगा या जो भी कैश ट्रांजेक्शन्स होगा, ओके, वो सब कुछ कहाँ ट्रीटमेंट होगा, वो सब कुछ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स कहाँ ट्रीटमेंट होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा 2026 में, उसका ट्रीटमेंट 2025 में या उसका ट्रीटमेंट 2027 में नहीं होगा, उसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा 2026 में। मतलब जब इसका एक्टिविटी हुआ, जब इसका ट्रांजेक्शन्स हुआ, उसी टाइम पर इसको हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ओके, क्लियर इट। कैश ट्रांजेक्शन्स हो या क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो भी होगा वो एक्रोल बेसिस पे आ जाएगा, बट कैश बेसिस में सिर्फ और सिर्फ कैश आएगा, क्रेडिट नहीं आएगा। बट एक्रोल बेसिस में दोनों आ जाएगा, कैश बेसिस भी कैश भी आ जाएगा एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी आ जाएगा। ओके, सो वेदर कैश और credit are recorded for determining profit or loss. Okay, so in other words जो हम लोग देखें तो देखो, if income belongs to a particular accounting period, okay, accounting period like suppose मान लो 2026 2027 या 2020 फर्स्ट ऑफ जनवरी 2026 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2026 में जाके ये ख़त्म होगा, या फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2026 में ये शुरू होकर 31 मार्च 2027 में जाके ख़त्म होगा। ओके, सो ये चीज़ को ये जो अकाउंटिंग पीरियड है, तो क्या बोला, इफ़ इनकम बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड इट इज़ रिकॉग्नाइज इन द पीरियड इवन इफ द कैश इज रिसीव लेटर। मतलब मान लो कि हम लोगों ने क्या किया, कुछ ट्रांजेक्शन 2026 में किया, इस फाइनेंशियल ईयर में किया, बट इसका पैसा कब रिसीव हुआ, सपोज मान लो 2027 या 2028 में मिला हम लोगों को, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिला, अगले फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों को मिला। तो वो जो जब मिलेगा वो जो सपोज मान लो 27 में हम लोगों को जो पैसा मिलेगा, उसका जो एक्चुअल ट्रीटमेंट होगा वो कहाँ ट्रीटमेंट होगा, 2026 में होगा। क्यों, इसका जो ट्रांजेक्शन्स हुआ वो कब हुआ, इसका जो इफेक्ट हुआ, ये जो इवेंट हुआ, मतलब वो जो इवेंट, मतलब ट्रांजेक्शनल जो इवेंट हुआ, वो ट्रांजेक्शनल इवेंट कब हुआ, 2026 में ही हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखना। ओके, and if an expenses same like that relates to a particular accounting period, it is charged to the period even the payment is made later। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन, मतलब कोई भी एक्सपेंसेस हम लोगों ने किया, ये जो सपोज मान लो हम लोगों ने कुछ सामान परचेस किया, ओके, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग, तो उसका पेमेंट हम लोगों ने नहीं किया, तो ये पेमेंट हम लोग जाके हम लोगों ने बोला कि भाई बाद में देंगे, नेक्स्ट ईयर देंगे, बट नेक्स्ट ईयर देंगे या नेक्स्ट मंथ देंगे, तो यहाँ पर वो नहीं होगा। मतलब नेक्स्ट ईयर देंगे, मतलब कैश बेसिस में क्या होगा, जब पैसा मिलेगा, जब हम लोग पेमेंट करेंगे वही उसी टाइम पर ही कंसिडर करेंगे, बट कैश एक्रुअल बेसिस में ये नहीं होगा। एक्रुअल बेसिस में क्या होगा, मान लो इवेंट कब हुआ, ये जो ट्रांजेक्शन्स हुआ, ये जो हम लोगों ने जो ट्रांजेक्शन्स किया, ओके, ये इवेंट कब हुआ, 2026 में हुआ। ओके, तो ये 2026 में इवेंट हुआ, बट इसका पेमेंट हम लोगों को रिसीव हुआ कब, 2027 में, सॉरी, हम लोगों ने पेमेंट किया कब, 2027 में पेमेंट किया, तो ये उस टाइम पर एक्सपेंसेस नहीं होगा। ओके, कैश आउटफ्लो उस टाइम पर इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, इसका आउटफ्लो होगा अभी, मतलब 2026 में। ओके, क्लियर इट। सो लाइक सपोज, जैसे कि सपोज इफ इनकम रिसीव्ड if income received during the year actually belongs to another accounting period, it is not treated as income of the current year। मतलब मान लो ये कोई भी पैसा हम लोगों को, मतलब ये सपोज मान लो नेक्स्ट 27 का था पेमेंट, ओके, या मान लो कि 25 का पेमेंट है, हम लोग अभी कहाँ हैं, 26 में, तो ये मान लो कि 25 का पेमेंट था, ओके, वो पेमेंट रिसीव हुआ कब, 26 में, इसको हम लोग 26 का बुक्स में नहीं दिखाएंगे, ये 25 के बुक्स में दिखाएंगे। ओके, मतलब 25 का लिख के यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ओके, यहाँ पर जब हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे तब पता चलेगा क्या होता है, कैसे होता है। ओके, if an expense paid during the year relates to another accounting period, it is not considered an expenses of the current year। तो सेम लाइक दैट एक्सपेंसेस भी होगा, तो एक्सपेंसेस भी दूसरे ईयर का या कोई नेक्स्ट अगले ईयर का होगा या प्रीवियस ईयर का होगा, तो वो भी क्या होगा, वो भी हम लोग मतलब इफ़ एन एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब हम लोग अभी इसका पेमेंट अभी कर रहे हैं, तो रिलेट्स टू अनदर अकाउंटिंग पीरियड, ये इस करंट ईयर के साथ इसका कोई रिलेशंस नहीं, ये अलग प्रीवियस ईयर का कोई रिलेशन से। ओके, सो उसको भी हम लोग यहाँ पर 26 का
इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, इसको कहाँ दिखाएंगे, सपोज इसको 25 का ही इफेक्ट दिखाएंगे। ओके, सो देयरफॉर अंडर द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू ए स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ दैट पीरियड। मतलब ये जो रेवेन्यू इनकम होता है, रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है दैट इज कॉल्ड ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड रेवेन्यू इनकम जो होता है मतलब जो हम लोग जिससे क्या होता है हम लोग को रेवेन्यू आता है वो। ओके, जैसे कि सपोज मान लो हम लोगों ने रेंट दिया, तो किसी भी बिल्डिंग को हम लोगों ने क्या दिया, रेंट दिया, तो रेंट क्या होता है हर महीने हम लोगों को मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोगों के लिए रेवेन्यू इनकम। ओके, जैसे कि सपोज मान लो हम लोग ने क्या दिया, सैलरी दे रहा हूँ, हर महीने सैलरी देता हूँ, सैलरी दे रहा हूँ एम्प्लॉय को, स्टाफ को, तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। Okay, so under the accrual basis of accounting, revenue income and revenue expenditure relating to a specific accounting period are matched to determine the profit or loss of that period। वो जो पीरियड होगा, वो जो करंट पीरियड होगा, उसमें हम लोग देखेंगे वहाँ पर क्या होगा, मैचिंग होगा। मतलब ये जो मैच्ड क्या होता है, देखो इसी वर्ड को भी याद रखना होगा कि एक मैचिंग कॉन्सेप्ट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब मान लो कि हम लोगों ने जितना सपोज मान लो हम लोगों ने क्या किया, सपोज मान लो किसी एम्प्लॉय को 20,000 या 30,000 सैलरी दे रहा हूँ, मान लो 30,000 हम लोगों ने उसको क्या दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ। ओके, और ये जो सैलरी दे रहा हूँ, देखो 30,000 उसको सैलरी दे रहा हूँ। ओके, और ये जो एम्प्लॉयज़ है ये पूरा मंथ में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। सपोज मान लो उस मंथ हम लोगों का सेल्स कितना हुआ, सपोज मान लो उस मंथ हम लोगों का सेल्स हुआ 3 लाख। ओके, और 3 लाख में से मतलब ये जो 3 लाख हुआ, इस 3 लाख में से सपोज मान लो हम लोगों का प्रॉफिट हुआ कितना, सपोज फॉर एन एग्जांपल इसमें से हम लोगों का प्रॉफिट हुआ 70,000। ओके, ये जो 3 लाख का जो सेलिंग हुआ या 70,000 का जो हम लोगों का प्रॉफिट हुआ, ओके, इसके पीछे मतलब किसका ये था, लेबर था, ये एम्प्लॉयज़ का। ओके ना, उसका कंट्रीब्यूशन था, उसका जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है, उसका कंट्रीब्यूशन अमाउंट को भी क्या करना होगा, वो जो हम लोगों का जो 70,000 प्रॉफिट हुआ वहाँ पर ही एडजस्ट करना होगा। वहाँ पर 70,000, तो 70,000 में से हम लोगों ने क्या दे दिया, 30,000 पेमेंट किया, किसको, ये जो एम्प्लॉयज़ है इसको क्या दिया, सैलरी दिया। तो 30,000 प्लस हम लोगों के पास और कितना, मतलब मान लो कि हम लोगों ने टोटल सेल किया कितना, 3 लाख, उसमें से हम लोगों का जो एक्सपेंडिचर था, टोटल एक्सपेंडिचर सपोज मान लो 2,30,000, तो माइनस करने के बाद हम लोगों को कितना मिला, 70,000 प्रॉफिट। और इसी 70,000 में से हम लोगों ने ये जो एम्प्लॉई है इसको 30,000 क्या दे दिया, सैलरी दे दिया सपोज। ओके, सो 30,000 और कितना बचा हुआ है हम लोगों के पास, 40,000। तो देखो ये जो 30,000 है ये किसके साथ, मतलब ये किसके साथ एडजस्ट है, ये जो हम लोगों का टोटल सेल्स हुआ इसके साथ एडजस्ट है। ओके ना, तो वो जो टोटल रेवेन्यू जितना होगा, तो रेवेन्यू के साथ किस मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होगा उसके साथ क्या होगा, रेवेन्यू इनकम भी मैच होना होगा, मैच हो जाएगा। ओके, आराम से हो जाएगा, डोंट वरी, देखना। सो द एक्रूअल बेसिस प्रोवाइड्स ए मोर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस। तो ये इससे क्या होता है, एक्रूअल बेसिस से क्या होता है, मतलब हम लोगों को एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है या एक्चुअल लॉस कितना हो रहा है वो हम लोगों को मतलब वो चीज़ हम लोग जान सकते हैं। बट कैश बेसिस में हम लोग वो चीज़ नहीं जान सकते, क्यों, हम लोगों का वहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, वहाँ पर हम लोग मतलब जो कैश हो रहा है, कैश का पेमेंट हो रहा है या कैश का जो कैश पे हम लोग पेड कर रहे हैं या कैश हम लोग जो रिसीव कर रहे हैं उसको ही हम लोग जस्ट कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैश का ही मतलब फिगर ये होगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देख लो, ये जो एग्जांपल जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिया था, सपोज देखो सेल्स ड्यूरिंग ईयर 2025 1 लाख एंड कैश रिसीव्ड हुआ कितना 80,000 एंड एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस इनकट कितना हुआ 30,000 और कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस कितना किया 20,000। मतलब हम लोगों का उस साल कितना सेल्स हुआ 1 लाख और हम लोगों का टोटल एक्सपेंडिचर कितना था 30,000। बट कैश बेसिस में हम लोगों ने जो कैश रिसीव्ड हुआ एंड जो कैश पेमेंट हुआ, मतलब कैश रिसीव्ड हुआ कितना उस साल 80,000 एंड कैश पेमेंट हुआ कितना 20,000। तो हम लोगों का प्रॉफिट हुआ कितना 60,000। 80,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 60,000। मतलब जो प्रॉफिट है कैश बेसिस का वो कैसे होता है, कैश रिसीव्ड माइनस कैश पेमेंट। तो कैश रिसीव 80,000 हुआ माइनस कैश पेमेंट किया 20,000, तो हम लोगों का प्रॉफिट हुआ कितना 60,000। बट यहाँ पर हम लोगों ने किसको, यहाँ पर पूरा तो जो भी सेल्स हुआ वो तो पूरा सेल्स क्या नहीं हुआ, कैश बेसिस पर नहीं हुआ। ओके ना, एंड देन जो एक्सपेंसेस हुआ वो पूरा कैश नहीं दिया, उसका 30,000 में से 20,000 दिया, तो उसमें से कितना हम लोगों को
और भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन कितना हुआ था, मतलब क्रेडिट में कितना था 10,000, बट उस 10,000 को यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, हाइड किया। हम लोगों ने क्या किया, हाइड किया, मतलब नहीं कंसिडर किया क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को हम लोगों ने क्या नहीं किया, हाइड किया। ओके, सेम लाइक दैट हियर देखो, जो हम लोगों का जो कैश, मतलब सपोज मान लो सेल्स टोटल हुआ कितना 1 लाख, और उसमें से हम लोगों का सपोज मान लो उस साल हम लोगों को रिसीव हुआ कितना 80,000, तो 20,000 क्या है अभी, मतलब नहीं मिला तो क्रेडिट हो रहा है, वो क्रेडिट था ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसको जो मतलब जो 20,000 उसको हम लोग यहाँ पर मतलब अकाउंट्स में नहीं लेके आए। ओके, सो तो क्या हो जाएगा 80,000, तो यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, क्या नहीं हो रहा है यहाँ पर, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। हम लोग जस्ट किसको कंसिडर कर रहे हैं, कैश को कंसिडर कर रहे हैं, क्रेडिट को नहीं कंसिडर कर रहे, सो दैट रीजन। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर एक्चुअल फिगर नहीं आ रहा है, तो एक्चुअल कैसा हुआ, सो एक्चुअल सेल्स वेर 1 लाख एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना हुआ 30,000, तो प्रॉफिट कितना होगा, सो प्रॉफिट होगा सपोज यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा 70,000, क्लियर इट। बट कैश बेसिस में प्रॉफिट कितना हो रहा है 60,000। ओके, सो द क्या बोला, दस द एक्रूअल बेसिस प्रोवाइड्स ए मोर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस। लाइक डेफिनेशन देखो, accrual basis of accounting accounting is system in which revenues and expenses are recognized in the accounting period to which they relate, exactly जो relate होगा, and irrespective of actual cash received और actual cash payment जो होगा उसको क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ओके ना, ओके जैसे जैसे इसका कुछ फीचर्स है, जैसे कि सपोज मान लो इनकम रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न, मतलब हम इनकम कब इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, व्हेन अर्न, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न इवन इफ कैश हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, मतलब इनकम इसको हम लोग इनकम रिकॉर्ड मतलब इनकम बोलेंगे, बट देखो इनकम इज रिकॉर्डेड, इनकम हम लोग मतलब इसको रिकॉर्ड में रखेंगे, बट क्या इट इज़ अर्नड, मतलब ये इनकम हुआ, बट इवन इफ कैश हैज़ नॉट बीन रिसीव, मतलब कैश रिसीव भी नहीं हुआ, मतलब कोई सामान हम लोगों ने बेचा बट उसका कैश रिसीव नहीं हुआ, उसको भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, उसको भी हम लोग इसको क्या कंसिडर करेंगे, उसको भी हम लोग इनकम, उस साल का इनकम कंसिडर करेंगे, मतलब जिस ईयर में इसका ये जो इवेंट हुआ, ये जो ट्रांजेक्शनल इवेंट हुआ उस साल ही हम लोग इसको क्या करेंगे, इस साल ही ये मतलब उस टाइम पर ही इसको क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। ओके, लाइक एग्जांपल सपोज देखो, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट for ₹20,000 in December 25 under accrual basis, income of ₹20,000 is recorded in 2025। okay, अच्छा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000 इन दिसंबर 2025, मान लो कि इसका जो पेमेंट, इसका जो रिसिप्ट हुआ, सॉरी गुड्स सोल्ड किया कब किया, 2025 दिसंबर में ही किया। ओके, और इसका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, अभी तक पेमेंट क्या नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ, मैंने मतलब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है। ओके, मतलब यहाँ पर एज्यूम मान लो कि ये जो इनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, मतलब 31 मतलब जनवरी दिसंबर में क्या हुआ, उसका जो एक्सपेंसेस हुआ ये। ओके, बट गुड्स सोल्ड हुआ बट उसके बदले में उनको क्या अभी तक क्या नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, तो हम लोग कैश बेसिस में क्या करते थे, कैश बेसिस में उसको जब मिलेगा पैसा उस टाइम पर ही कंसिडर करेंगे, उसका ही इनकम या उसका ही रेवेन्यू दिखाएंगे, बट यहाँ पर वो नहीं दिखा सकते, मतलब ये जो पेमेंट है, मतलब ये जो गुड्स सोल्ड किया इसका पेमेंट कब मिलेगा, शायद 26 में मिलेगा, बट 26 में मिलेगा, वो जो 26 का मतलब हम लोग 26 का जो पेमेंट रिसीव्ड हुआ वो उस साल हम लोग क्या नहीं करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, उसको यहाँ पर ही दिखाएंगे, इसका 25 का इनकम दिखाएंगे, तो इनकम ऑफ ₹20,000 इज रिकॉर्डेड इन 2025 ही होगा। ओके, एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज व्हेन इन कार्ड, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अराइज इवन इफ अनपेड, हाँ जो एक्सपेंसेस भी सेम, सो अनपेड होगा, मतलब हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया। ओके, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी जिस टाइम पर ये इवेंट ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो ये जो ट्रांजेक्शनल इवेंट हो रहा है उसी टाइम पर इसको क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ओके, लाइक ए सैलरी फॉर दिसंबर 2025 इज ₹5,000 बट पेड इन जनवरी 2026, सो अंडर एक्रूअल बेसिस सैलरी एक्सपेंसेस ऑफ ₹25,000 इज रिकॉर्डेड इन 2025, मतलब ये जो सैलरी है ना ये किसका है, मतलब ये 2025 का दिसंबर मंथ का ही है, ये हम लोग कैश बेसिस में क्या किया, ये जो दिसंबर का सैलरी है उसको हम लोग कब दिया, जनवरी में, तो इसको कहाँ कंसिडर किया, जनवरी में। ओके, बट यहाँ पर एक्रूअल बेसिस में ये नहीं होगा, ये जनवरी का ही दिसंबर का ही एक्सपेंसेस दिखाना होगा, इसको क्या दिखाना होगा 2025 दिसंबर ऑफ दिसंबर 2025 को ही इसको क्या करना होगा, दिखाना होगा। ओके, इसको दिसंबर 2025 में दिखाना होगा। ओके,
नेक्स्ट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड ऑल क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज आर कंसिडर। जितना भी क्रेडिट सेल्स होगा या ओके जितना भी क्रेडिट सेल्स होगा, क्रेडिट परचेज होगा, उसको यहाँ पर कंसिडर करेंगे। बट इन यहाँ पर कहाँ पर इन कैश बेसिस वहाँ पर हम लोगों ने क्या नहीं किया, वहाँ पर हम लोगों ने ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया। ओके, एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू ₹10,000 आर सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट एंड द सेल रिकॉर्डेड इमीडिएटली इवन दो राम विल पे लेटर। मान लो कि राम को हम लोगों ने 10,000 का कोई सामान बेचा, बट ये राम बाद में पैसा देगा, तो बात मतलब जो बाद में पैसा देगा, बट इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो अभी ही होगा, मतलब जिस टाइम पर हम लोग बेच रहे हैं उस टाइम पर ही होगा। ओके, नेक्स्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलोड। तो एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद द रेवेन्यूज दे हेल्प जनरेट, मतलब एक्सपेंसेस आर मैच्ड किसके साथ, रेवेन्यूज के साथ। ओके ओके, एक्सपेंसेस किसके साथ मैच होगा, रेवेन्यू के साथ। ओके, क्लियर इट। तो मतलब देखो क्या होगा, तो हम जैसे कि सपोज मान लो कि हमारा सपोज मान लो रेवेन्यू कितना है, सपोज मान लो हम लोगों ने 1500 का पोटैटो बेचा, जो पर केजी कितना था, सपोज मान लो उसका कॉस्टिंग प्राइस था 10 रुपीज़, और उसको बेचा 15 रुपीज़ में, तो 100 केजी बेचा, तो 15 रुपीज़ इंटू 100 इज इक्वल टू कितना में बेचा, 1500 में बेचा। और 10 रुपीज़ में लिया था 100 केजी, तो 10 रुपीज़ इंटू 100 केजी, तो कितना होगा 1000। तो 1000 इज आवर क्या था, वो हम लोगों का एक्सपेंडिचर था, कॉस्ट था। ओके ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना था 1000, और उसको बेचा कितने में, हम लोगों ने बेचा 1500 में, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 500। तो ये जो 500 प्रॉफिट हो रहा है, ये इसके साथ ये 500 प्लस एक्सपेंसेस कितना है 1000, तो इजिकल टू कितना होगा 1500। तो वो 1500 क्या हो जाएगा, वो 1500 रेवेन्यू हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस आर मैच्ड किसके साथ होगा, रेवेन्यूज के साथ होगा। ओके, like a company pays ₹2000 as commission to sell products or ₹20,000 according to the matching concept। एक मैचिंग कॉन्सेप्ट है, इसका थ्योरी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट प्ले लिस्ट में मिलेगा तुम लोगों को। ओके, सेकेंड चैप्टर जो होगा वहाँ पर मिलेगा। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट, द कमीशन एक्सपेंस ऑफ ₹2000 इज मैच टू द सेल्स रेवेन्यू ऑफ ₹20,000 अर्न फ्रॉम दो सेल्स। मतलब एक एम्प्लॉय को क्या दिया, एक स्टाफ को क्या दिया, 2000 कमीशन दिया फॉर वाई, टू सेलिंग प्रोडक्ट्स, जिसका कॉस्टिंग प्राइस, जिसका वैल्यू था कितना 20,000। ओके, सो मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये जो कमीशन है ऑफ ₹2000 इज मैच्ड किसके साथ, सेल्स ऑफ रेवेन्यू के साथ। ओके, मतलब ये जो 20,000 हम लोगों को मिला किस वजह से मिला, मतलब ये जो एम्प्लॉयज़ है इसको 2000 दिया, तो उस वजह से तो वो क्या हुआ, उसने बेचा, उसने मार्केट में जाके बेचा। तो ये कमीशन या इंसेंटिव का काम करते हैं लोग। अभी जो प्राइवेट कंपनी से, डिफरेंट बैंक से या डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी से, ओके फाइनेंस कंपनी से, वो लोग क्या करते हैं, लोग जो उनका जो एम्प्लॉयज़ है उनको सैलरी कम देते हैं। ओके, उनको सैलरी कम देते हैं, मतलब सैलरी लाइक सपोज मान लो 15,000 बेसिक सैलरी, 50,000 20,000 देगा, बट उनको कुछ टारगेट दे देगा। तो टारगेट देगा, टारगेट सपोज मान लो तुम 10 बाइक बेचोगे, तो वहाँ पर तुमको पर बाइक 200 रुपीज़ इंसेंटिव मिलेगा। अब सपोज मान लो तुमने 30 के ऊपर बाइक बेचा, तो पर बाइक जितना बेचोगे 30 के ऊपर पर बाइक तुमको 1000 कमीशन मिलेगा। तो वो क्या करेगा, वो ट्राई करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 30 क्रॉस करे या 30 से ज़्यादा बाइक सेल करे, तो उसको ज़्यादा क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो ये जो मतलब ज़्यादा जो मतलब सेल्स हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, वो जो एम्प्लॉयज़ है उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उसका जो हार्ड वर्किंग है, तो इस हार्ड वर्किंग के लिए हम लोग को उसको क्या दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो ये पेमेंट किस वजह से हो रहा है, ये जो रेवेन्यूज जनरेट होगा इसके लिए। तो रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस यहाँ पर क्या होगा, मैच्ड होगा। ओके, accurate profit measurement, so it provides a true picture of business performance, so during the year suppose यहाँ पर क्या होगा, एग्जैक्ट मतलब एक्यूरेट प्रॉफिट मेजरमेंट होगा। ओके, बट ये 100% ये नहीं होगा, बट एक्यूरेट, मतलब इसको मान लो कि एक्यूरेसी रहेगा, बहुत मतलब मोर देन ऑफ 99% क्या रहेगा, यहाँ पर एक्यूरेसी रहेगा। ओके, सो ड्यूरिंग द ईयर सेल्स रेवेन्यूज 50,000, मतलब सेल्स रेवेन्यू कितना हम लोगों ने सेल्स किया कितना 50,000, एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस, उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस हम लोगों ने कितना किया 35,000, मतलब जो सेल्स किया 50,000 का, उसके अंदर क्या था 35,000 क्या था, उसके अंदर 35,000 एक्सपेंसेस था। ओके, सो प्रॉफिट कितना होगा, तो देयरफॉर प्रॉफिट इज 15,000, तो प्रॉफिट कितना होगा 15,000। ओके, सो कैसे हम लोग प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं, सो रेवेन्यू इनकम माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब रेवेन्यू इनकम माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और लॉस कब होगा, रेवेन्यू
मतलब रेवेन्यू, देखो प्रॉफिट कब होगा, रेवेन्यू इनकम ग्रेटर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो देन प्रॉफिट होगा। और रेवेन्यू इनकम लेस देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लॉस। ओके, रेवेन्यू इनकम मतलब जो सपोज मान लो हम लोगों का रेवेन्यू की इनकम कितना हो रहा है 1000, और मान लो कि हम लोगों का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना था, मान लो 1200, तो वो उस टाइम पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 200 का। और जो प्रॉफिट कब होगा, जब ज़्यादा हम लोग बेचेंगे। सपोज मान लो कि हम लोगों ने जो जिसका हम लोग का जो रेवेन्यू इनकम हुआ वो कितना हुआ 1500, और हम लोग का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो कितना है 1200, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 300, दैट ओके ना। सो ये फॉर्मूला क्या बोला, रेवेन्यू इनकम ग्रेटर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रॉफिट, एंड रेवेन्यू इनकम लेस देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो उस टाइम पर क्या होगा, लॉस। ओके, सो इसका कुछ क्या है, एडवांटेजेस भी है। सो एडवांटेजेस ऑफ एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्यूरेट प्रॉफिट कैलकुलेशन होगा, ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड आर कंसीडर, जितना भी इनकम्स होगा जितना भी एक्सपेंसेस होगा सबको यहाँ पर क्या करेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन जो भी होगा उसको भी हम लोग सब ट्रांजेक्शन को यहाँ पर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ओके, एंड साइंटिफिक मेथड, यहाँ पर जो क्या होगा, साइंटिफिक मेथड अप्लाई होता है, बट कैश बेसिस में कोई भी साइंटिफिक मेथड या कोई भी नॉलेज या कोई भी स्किल नहीं चाहिए था, बट यहाँ पर पूरा जो भी ट्रांजेक्शन होगा और ट्रांजेक्शन का जो भी रिकॉर्डिंग होगा वो क्या कैसे होगा, और मतलब पूरा सिस्टमेटिकली होगा, एंड साइंटिफिक फार्मूला के अकॉर्डिंग होगा, जो साइंटिफिक मतलब कॉमर्स का जो अकाउंटिंग का डिफरेंट हम लोगों का जो फार्मूला से हम लोग देखेंगे, उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, रिकॉर्डिंग होगा, जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा वो उसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, एंड रियलिस्टिक व्यू ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस, तो इससे क्या होगा, जो रियलिस्टिक पोजीशन से रियलिस्टिक सिनेरियो वो हम लोग जान पाएंगे, तो साइंटिफिक मेथड से। अनसाइंटिफिक मेथड कहाँ अप्लाई होता है, तो कैश बेसिस में अप्लाई होता है, वहाँ पर साइंटिफिक मेथड अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। एंड सूटेबल फॉर लार्ज बिजनेस, ये लार्ज बिजनेस के लिए सूटेबल है, ये स्मॉल बिजनेस के लिए तो सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये इसका जो साइंटिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड फार्मूलास है ये तो हर किसी को पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर ये काम करने के लिए क्या चाहिए, ये काम करने के लिए ये जो स्किल एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है ना, जिसके पास नॉलेज वगैरह होगा उसको यहाँ पर रखना चाहिए। तो ये नॉर्मली तो ये जो हम लोग एम्प्लॉयज़ रखेंगे, स्टाफ रखेंगे, तो उसका पास नॉलेज होगा, तो उसको तो सैलरी देना होगा या कमीशन देना होगा, सॉरी सैलरी या कुछ भी तो देना होगा ना, तो कमीशन भी कह सकते हो। ओके, कुछ रेमुनेशन तो देना होगा, तो ये नॉर्मली स्मॉल फार्म के लिए नहीं चाहिए। तो स्मॉल फार्म में तो नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी उतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं होता है, वहाँ पर उतना ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह नहीं होता। ओके ना, जैसे कि क्लब या स्कूल, वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं होता, वहाँ पर नॉर्मल हम लोग नॉर्मली हम लोग ये कर सकते हैं, इसका रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बट जब भी लार्ज फार्म होगा, स्कूल भी मान लो कि यूनिवर्सिटी भी मान लो, ये लार्ज इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पर एक जाना मतलब जिसके पास नॉलेज वगैरह होगा उसी टाइप के एक अकाउंटेंट लेना होगा। ओके, बट ये जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, ओके, वहाँ पर क्या होगा, ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इस स्मॉल फार्म के लिए नहीं होना, मतलब स्मॉल फार्म में ना भी रखे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट मेंटेन कहाँ करना होता है इसको, लार्ज फार्म में। ओके, तो लार्ज फार्म के लिए बहुत ही अच्छा है। ओके, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विथ क्रेडिट ट्रांजेक्शन यूज दिस मेथड, ओके, एंड कंसिडर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो अनपेड एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा, मतलब जो पेमेंट हम लोगों ने अभी तक क्या नहीं किया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो वो भी क्या होगा, यहाँ पर इंक्लूडेड होगा, मतलब जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा वो भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। एंड कॉन्सेंस एक्रूड इनकम, सो इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव इज ऑल्सो इंक्लूडेड, मतलब ऐसा इनकम जो अभी तक क्या नहीं हुआ, एक्रूड इनकम, मतलब जो इनकम अभी मतलब इनकम हुआ बट ये रिसीव नहीं हुआ, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एक्रूड इनकम। लाइक ए सपोज मान लो ए ट्यूशन टीचर, ओके, पूरा मतलब उसको एक ट्यूशन मिला, सपोज फॉर एग्जांपल, तो उसने मतलब उसका जो ट्यूशन फीस सपोज मान लो 4000 रुपीज़, और उसने सपोज मान लो 1 जून से मतलब स्टार्टिंग किया ट्यूशन। ओके, 1 जून से जब ट्यूशन उसने स्टार्ट किया, बट उस टाइम पर उसको मतलब ये उसने मान लिया कि उसका तो इनकम शुरू हो गया, बट उसको पैसा उस जून में नहीं मिलेगा, उसको पूरा मंथ वो जब पढ़ाएंगे, देन जून जब ख़त्म होगा या जुलाई जब आएगा, तो जून का पूरा मतलब जो ट्यूशन फी होगा वो कब मिलेगा उसको, वो जुलाई में मिलेगा। सो इसका एक्चुअली इवेंट कब से शुरू हुआ, जून से, इफेक्ट कहाँ से शुरू हुआ, जून से, बट इसको जो पैसा कब मिल रहा है 20 मतलब जुलाई में जाके, ओके ना।
तो ये चीज़ बोला। तो एक्रूड इनकम मतलब जो इनकम रिसीव्ड हुआ बट अर्न हुआ बट पैसा क्या नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्रूड इनकम कहेंगे। जैसे कि रेंट, ओके, रेंट भी क्या होता है, एक्रूड इनकम होता है। जैसे कि सपोज मान लो तुमने, तुम्हारा एक रूम है, उस रूम को रेंट पे दे दिया, ओके, रूम को रेंट पे दे दिया, तो तुम्हारे पास एक टेनेंट्स आ गया, तो एक टेनेंट्स आ गया, तो देन क्या हो जाएगा, टेनेंट्स आ गया तो टेनेंट्स मतलब तुमने तो फिक्स कर लिया कि भाई नेक्स्ट मंथ हम लोग मुझे क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, ओके ना। सो ये जो तुमने सोच लिया, ये तो तुम्हारा मतलब तुम्हारा इनकम जनरेट हुआ, बट ये पैसा कब मिलेगा, नेक्स्ट मंथ मिलेगा, ओके। सो इसी टाइप ऑफ इनकम को हम लोग क्या कहेंगे, एक्रूड इनकम कहेंगे। तो वो भी क्या होगा, यहाँ पर इंक्लूड होगा। सो बेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकम मोर रिलायबल एंड यूजफुल। तो जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा वो क्या होगा, बिकम मोर रिलायबल, ओके, यहाँ पर बहुत रिलायबल होगा एंड यूजफुल होगा। कैश बेसिस में ये इतना यूजफुल नहीं होता एंड वाइडली एक्सेप्टेड, ओके, हर किसी एरिया में ये एक्सेप्टेड होता है। तो मोस्ट कंपनीज एंड मोस्ट फार्म्स, ओके, ऑर्गेनाइजेशन दे एक्सेप्ट दिस मेथड्स, ओके, एक्रूअल बेसिस अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोग देखेंगे, हम लोग क्लास लेंगे, उसका भी अलग से सीरीज होगा, ओके, वो भी हम लोग देखेंगे, वहाँ पर भी देखोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्ड में मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। देन डिसएडवांटेज ऑफ एक्रूअल और मर्सेंटल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो वहाँ पर क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, ओके। सो मोर डिफिकल्ट देन द कैश बेसिस। कैश बेसिस तो बहुत ईजी है, वहाँ पर स्किल पर्सन भी नहीं चाहिए, अनस्किल पर्सन भी हो सकता, मतलब वहाँ पर वो कैश बेसिस, मतलब कैश बेसिस में कैश का रिसीव एंड पेमेंट का जो भी होगा उसको वो रिकॉर्ड कर पाएंगे। बट ये जो एक्रूअल बेसिस मेथड है, तो वो मतलब इसके लिए क्या चाहिए, साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए उसको, मतलब कॉमर्स का नॉलेज होना चाहिए, अकाउंटेंसी का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो उसको ही ये काम वगैरह आएगा, ठीक है ना। जिसके पास ये कॉमर्स का आइडिया नहीं है, अकाउंटेंसी के बारे में उतना आइडिया नहीं, तो वो कैसे जान पाएगा कौन से ट्रांजेक्शन कहाँ होगा, कैसे होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये नॉर्मली स्मॉल फार्म इसके लिए, ये इस वजह से स्मॉल फार्म में क्या नहीं होता इसको, मतलब ये इस वजह से स्मॉल फार्म में अकाउंटेंट नहीं चाहिए, ओके, और स्किल पर्सन भी नहीं चाहिए, ओके। सो बट लार्ज फार्म में क्या होना चाहिए, जो लार्ज फार्म होगा, ठीक है, ये बड़ा इंस्टीट्यूशन होगा, वहाँ पर यहाँ पर इस टाइप के लिए लोग रखना होगा। तो ये इस वजह से क्या होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी होता है। मान लो कि तुम्हारा कोई मतलब पहचान वाला है, तुमने रख दिया, नहीं होगा, ठीक है, फेमिनिज्म नहीं होगा, ओके। रिक्वायर स्किल्ड अकाउंटेंट, सो नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज नेसेसरी। तो इस काम को करने के लिए जो जिसका पास अकाउंटिंग का नॉलेज है वही जान पाएगा ना, ठीक है ना। तुम लोग अभी भी देखोगे बाद में जाकर क्या क्या फार्मूलाज वगैरह आता है या क्या क्या कुछ आता है, वो भी देखोगे। एंड कॉस्टली, ये मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स आर मोस्ट एक्सपेंसिव। तो इसके लिए बहुत, अभी तो सॉफ्टवेयर वगैरह आ गए हैं ना, तो और जो लोग जो जो एम्प्लॉयज़ को रखोगे उसका भी क्या होगा, उसको भी सैलरी वगैरह देना होगा, तो इसके लिए क्या होगा, मतलब ये कॉस्टली होता है, ओके। और इसका बहुत सिस्टम्स होता है, ऑडिटिंग भी करना वगैरह पड़ता है। बट कैश बेसिस में भी ऑडिटिंग करना होता है, बट कैश बेसिस में क्या होता है, वहाँ पर एक अनस्किल जिसके पास उतना अकाउंटिंग का भी नॉलेज नहीं चाहिए, वो क्या उसको दिखा दोगे भाई तुम, मतलब तुमको जो पैसा, मतलब जो कैश रिसिप्ट होगा उसको रिकॉर्ड करना, और जो कैश मतलब कैश बॉक्स से आउट होगा उसको रिकॉर्ड करना, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और कोई यहाँ पर मेथड नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। डेट एंड टाइम लिख के दे देना, और किसको पैसा दिया वो लिख देना, दैट्स इट। और किस वजह से पैसा दे रहे हो वो भी लिख सकते हो, ओके, और कुछ नहीं लिखना होगा। तो ये तो वहाँ पर क्या होता है, मतलब उसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, ओके। वो 5000 10,000 में मिल जाएगा कोई लोग, या 15,000 में मिल जाएगा। बट ये जो सपोज मान लो कोई अकाउंटेंट, अच्छा सा एक अकाउंटेंट लेके आओगे तुम्हारा फार्म में, तो भाई उसको तो बहुत ज़्यादा पैसा देना होगा, ओके ना, उसका सैलरी भी बहुत ज़्यादा देना होगा, तो ये इसलिए बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। सो कैश पोजीशन नॉट ऑलवेज क्लियर। तो यहाँ पर कैश पोजीशन जो मेन डिसएडवांटेज है वो क्या नहीं होता, कैश पोजीशन क्या नहीं होता है, ये क्लियर नहीं होता। क्यों, सपोज मान लो हम लोग का जो अभी 26 चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो इस 26 फाइनेंशियल ईयर में तो ऐसा भी ट्रांजेक्शन बहुत मिलेगा जो कैश रिसिप्ट हुआ, सपोज मान लो 24 का, 25 का या 23 का कैश रिसिप्ट हुआ 26 में, तो उस वजह से ये तो हम लोग जो 23 का मिला उसको हम लोग 23 में ट्रीट करेंगे, जो 24 का मिला वो उसको 24 में ट्रीट करेंगे, या जो 25 में मिला वो उसको 25 में ट्रीट करेंगे। ये मान लो अभी जो इस ईयर का जो भी ट्रांजेक्शन हम लोग करेंगे, तो उसका पेमेंट अभी सपोज मान लो 26 में नहीं भी मिल सकता, तो उसका पेमेंट कब मिलेगा, सपोज मान लो 27 या 28 में भी मिलेगा, ठीक है। तो इस साल कितना कैश का मतलब ट्रांजेक्शन हो रहा है, या कैश रिसिप्ट हो रहा है, या कैश पेमेंट कितना हो रहा है, तो उसका एग्जैक्ट रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिलता,
Okay, so a business may show प्रॉफिट एंड स्टिल फेस कैश शॉर्टेजेस। तो यहाँ पर क्या होता है, कैश शॉर्टेजेस का भी देख सकते हैं। मतलब उतना, मतलब हम लोगों ने सपोज मान लो कि कितना सेल्स किया हम लोगों ने, मतलब मान लो कि 15 लाख या 50 लाख, मान लो कि 50 लाख सेल्स किया, बट उसमें से हम लोगों को रिसीव हुआ कैश कितना, सपोज मान लो 35,000 कैश रिसीव हुआ या 40,000 कैश रिसीव हुआ। उसमें से 55,000 40,000 कैश रिसीव हुआ, उसमें से 5,000 था, मतलब 24 का 25 का 24 एंड 25 का कैश रिसिप्ट हुआ 5 लाख। और इस साल का जो हम लोगों ने सेल्स टर्नओवर था कितना, 50 लाख, और उसमें से हम लोगों को जस्ट कितना कैश रिसिप्ट हुआ, 35 लाख। तो यहाँ पर क्या होता है, तो ये इशू आ जाता है, ठीक है। ये था डिसएडवांटेज। बट ये याद रखना कि कैश बेसिस हर कोई फार्म अप्लाई नहीं करता। जो जस्ट कैश बेसिस कौन सी फार्म अप्लाई करता है, जो एनजीओ वगैरह होता है, क्लब स्कूल इंस्टीट्यूशन जो होता है वो लोग ही फॉलो करते हैं, या शॉर्ट जो स्मॉल फार्म है वो फॉलो करते हैं। बट ये जो एक्रोल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये हर कोई फार्म फॉलो करते हैं। मतलब जो भी लार्ज फार्म होगा वो या लार्ज इंस्टीट्यूशन होगा वो ये मेथड अप्लाई करते हैं। क्यों, वहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होता है एंड कैश ट्रांजेक्शन भी होता है। एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन दोनों को रिकॉर्ड, मतलब उनका जो एग्जैक्ट रिजल्ट है, एक्चुअल फिगर क्या है वो जानने के लिए वो क्या करते हैं, एक्चुअल बेसिस पे मेंटेन करते हैं। ओके, सो उसका कुछ कंपैरिजन हम लोग देखें। सो रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम व्हेन कैश इज रिसिप्ट, कैश बेसिस में क्या होगा, जब कब इनकम रिकॉर्डिंग करेंगे जब कैश रिसिप्ट होगा, और एक्सपेंसेस कब दिखाएंगे जब कैश पेमेंट होगा। ओके, व्हेन कैश पेड तब हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपेंसेस दिखाएंगे। व्हेन कैश रिसिप्ट तब हम लोग क्या दिखाएंगे, इनकम दिखाएंगे। क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ पर इग्नोर, मतलब हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं रखते। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं, इसको भी इग्नोर करते हैं। जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा वो भी क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। ये एक्रूड इनकम जो होगा उसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर इग्नोर करेंगे। प्रॉफिट मेजरमेंट क्या होगा, लेस एक्यूरेसी, यहाँ पर क्या रहेगा, लेस एक्यूरेसी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली हम लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं ना, जस्ट ओनली जो कैश रिसिप्ट हो रहा है या जो कैश पेमेंट कर रहे हैं उसको ही हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। ओके, सो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वेरी सिंपल, कुछ ऐसा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ओके, एंड सुटेबल फॉर दिस स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, लाइक एनजीओ, स्मॉल बिजनेस फार्म्स, ओके, उस टाइप का चाय की दुकान, इस टाइप ऑफ बिजनेस के लिए कैश बेसिस अकाउंटिंग इज फिटेड। ओके, परफेक्टली फिट। ओके, एंड नेक्स्ट जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो होता है, वो वहाँ पर व्हेन इनकम इज अर्न्ड, वहाँ पर क्या होगा, जो एक्रूअल बेसिस का जब इनकम अर्न होगा तब, मतलब कैश रिसिप्ट हुआ है ऐसा नहीं, कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट हुआ वैसा नहीं, जस्ट क्या हुआ, जो इनकम जनरेट हुआ वही, जस्ट इनकम जनरेट हुआ, जैसे कि एक्रूड इनकम हम लोगों ने बोला वैसे। सो ये जब इनकम इज अर्न्ड तभी क्या हो जाएगा, इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। एंड देन व्हेन एक्सपेंसेस इज इनकर्ड, तो तब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंसेस दिखाएंगे। क्रेडिट ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड, एक्रूड इनकम इंक्लूडेड, प्रॉफिट मेजरमेंट मोर एक्यूरेसी, यहाँ पर क्या रहता है, मोर एक्यूरेसी रहता है रेदर देन किसके, मतलब जैसे कि कैश बेसिस से। ओके ओके, एंड कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ये हर किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे कि तुम लोग देखोगे, तुम लोग जब जर्नल में जाओगे, लेजर में जाओगे, एंड देन धीरे 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 जब अकाउंटिंग करना शुरू करोगे तब पता चलेगा क्या होता है उसका, ये तो सबको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये जो था, नेक्स्ट हम लोग जो लेंगे वो नेक्स्ट वीडियो जो क्लास होगा वो होगा हाइब्रिड अकाउंटिंग। ओके, तो ये भी आ जाएगा, प्लेलिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। और जो अभी तक नहीं देखा मार्च भी जाके वो वीडियो क्लास देख लेना, एंड दोस्त को भी बोल देना। ओके, एंड खुद का ख्याल रखना। ओके, थैंक यू टू ऑल, हैं, खुद का ख्याल रखना।